सो जय हिंद एवरीवन। जितने भी कैडेट्स हैं जो अभी एनडीए की फ्रेशर्स बन के एकदम तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट वो बच्चे भी जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, उनको भी इस सिलेबस को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एनडीए के कुछ वो बारीकी वाली पॉइंट्स जिस पे आपको ध्यान देना होगा पूरे सिलेबस में। आज हम यूपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस को पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, यूपीएससी की भी निगाहें अपने सिलेबस पे होती है, उसी के की पॉइंट्स वहां से उठाता है और वहीं से वो क्वेश्चन बनाता है। तो हम आज यूपीएससी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है मैथ्स और जीईटी का पूरा पूरा सिलेबस। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो आप हमेशा एट द एंड ऑफ द डे में जाकर के अटक जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का जो सिलेबस है, इसमें कुछ एल्जेब्रा वाला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइटेड है। एल्जेब्रा वाला सेक्शन क्या है? एल्जेब्रा वाला सेक्शन वो होल टोल कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो आपका क्लास 11th वाला जो सिलेबस होता है वो है यहाँ पे, राइट। और अगर क्लास 11th के सिलेबस की हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो क्लास 11th के सिलेबस के साथ साथ क्या आता है, जैसे सेट एंड ऑपरेशंस उसके आएंगे, वेन डायग्राम आएगा, डिमॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सेट के बेसिक फॉर्मूलेज पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल नंबर लाइन, एज सच रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीनों चीज लिखिए, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कॉन्जुगेट निकालते हैं, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इसमें साथ ही साथ लोकस वाला पॉइंट निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाइनरी नंबर कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। कन्वर्जन ऑफ अ नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर, बाइनरी मतलब ये बाइनरी का सेक्शन है जिसको आप चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11th का चैप्टर पूरा पूरा डिटेल में दिया है। अब मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 11th के एनसीईआरटी में, उसमें भी बहुत बेहतरीन सवाल दिए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी भी सीक्वेंस एंड सीरीज के लगा लेते हैं तो वो भी एक अच्छी खासी क्वेश्चंस को कंटेन करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 कौड़ी के सवाल उसमें दिए हुए हैं। एनसीईआरटी आपको थोड़े से यहाँ पे अच्छे लेवल के ग्राफ्स को समझना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ रूट्स को समझना पड़ेगा। जेई का भी फेवरेट है और एनडीए का तो फेवरेट है ही है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफ है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल थ्योरम है और उसके एप्लीकेशंस है। लॉग एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉग पढ़ना इसलिए जरूरी होता है, देखो होता क्या है, सीबीएसई वाले बच्चे जो खासकर होते हैं इनको लॉग नहीं पढ़ाया जाता है। और होता क्या है कि लॉग की प्रॉपर्टी के बिना आप चल ही नहीं पाएंगे। अगर आपने डिफरेंशिएशन में लॉग का काम है, इंटीग्रेशन में लॉग का काम है, पूरा कैलकुलस कहीं ना कहीं लॉग पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो उस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अलजेब्रा जब हम बोलते हैं तो टोटल क्लास 11th की मैथमेटिक्स आती है, जिससे आराम से 45 एंड अबव क्वेश्चंस आ जाते हैं। कितने सेक्शन से? 45 एंड अबव क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ अगर हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करें तो इससे 10 सवाल आते हैं और ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिस, सिंगल एप्लीकेशन सॉल्यूशन जो आता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होता है उस पे क्वेश्चंस आते हैं 2 और 3 क्रैमर्स रूल के द्वारा, ठीक है। और मैट्रिक्स मेथड यानी गॉस जॉर्डन मेथड। तो मैट्रिक्स भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो सारी चीजों की प्रॉपर्टीज अच्छे से डिटेल में बता दो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं केवल और केवल फॉर्मूला पे एक सीरीज चालू कर दूं, केवल मैट्रिक्स के फॉर्मूलेस पे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मैम फॉर्मूला सीरीज चालू होनी चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन, ट्रिग्नोमेट्री का जो अगर आप टॉपिक देखेंगे तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, डिग्री एंड रेडियन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सम और डिफरेंस पे जो फॉर्मूले होते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे जो एंगल के फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो क्लास 10th का टॉपिक होता है, बट उसी पे अगर आप थोड़ा सा कमांड अच्छे से कर लो तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेते हो। और फिर एक और टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एक और जुड़ जाता है आपका, ठीक है। सिलेबस ऑफ एनालिटिकल 2D एंड 3D ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेरिएबल फॉर्म्स, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, आपका 2 पॉइंट से है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये सारे फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। इसेंट्रिसिटी जो है वो कोनिक सेक्शन का। 3D इंपॉर्टेंट है बेटा, 3D को बिल्कुल मत छोड़िएगा। 3D में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे क्वेश्चन आना। इसी के साथ साथ इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स आना चाहिए, मतलब इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज निकालना आना चाहिए 2 पॉइंट्स के बीच में।
प्लेन और लाइन का पूरा फॉर्मेट आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और स्फीयर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, देखो भाई 3D वीडी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऑप्शन से कई सारे क्वेश्चन उसके किए जा सकते हैं, तो उसको गलती से भी स्किप मत करना, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगी आपकी, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, पूरा इसी के अंदर, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस जब इसमें बोला तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, लिमिट्स आ रहा है जो क्लास 11th में है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा। ये इतने चैप्टर इसके अंदर आ जाएंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। अगर इस पूरे चैप्टर के हम बात करेंगे कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सब से मिला के 15 से 18 सवाल यहां से फिक्स होते हैं कि आते ही आते हैं। फिर अगर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, साथ ही साथ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एबीसी आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। इससे भी लगभग 15 से 18 सवाल आपके बनते ही बनते हैं, तो इस सेक्शन को भी आप गलती से छोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर वेक्टर से आपके 5 से 6 सवाल आते हैं। एक ही चैप्टर है लेकिन अच्छा खासा चैप्टर है जिससे स्कोरिंग होता है काफी। पीवाईक्यू उठा करके देखना, आपको पता चलेगा। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इससे आपके आएंगे लगभग 20 सवाल जो कि अच्छे और इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जैसे देखो क्या है, डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको जानना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन मीडियन मोड होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन फिक्स्ड होता है हमेशा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम एसोसिएटेड विद ये होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स आने चाहिए। फिर यहीं पर आपका आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ जाएगा, डेफिनेशन, मतलब यहाँ पे क्या है, बेस थ्योरम, ये देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो सेक्शन है इसको गलती से भी नहीं छोड़ना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी के यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। मतलब मेरा जो मानना है कि आपको इस सेक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इस सेक्शन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वेक्टर वाला, इनको भी पढ़ लो यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। अलजेब्रा में सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, मैट्रिसेस बिल्कुल मत छोड़ना, ये सेक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें केवल 3D पढ़ लो तो काम बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें, मैथ्स में भाई सीधा क्या होता है, मैथ्स में 120 सवाल होते हैं, एक सवाल होता है आपका 2.5 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.83 मार्क्स की। 120 सवाल में आपको टारगेट रखना है 80 प्लस का, ये बात ध्यान रखिए। कट ऑफ तो आपकी 24 नंबर पार करने पे मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो मेन सिलेबस क्या है, इंग्लिश के 50 सवाल आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, सिलेक्टिंग वर्ड्स आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आएगा। ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है। 50 सवाल और उसमें भी फिक्स्ड होते हैं कहाँ से क्या आने हैं। इसमें वोकैबुलरी का अच्छा खासा पोर्शन देखा जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप क्लोज टेस्ट वगैरह किसी भी तरह से इंग्लिश पूछी जाए तो उस फॉर्मेट में आप सूटेबल नॉलेज अपनी पुट कर पाए। आपको रीडिंग अपनी हैबिट बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, वोकैबुलरी पे अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा खासा स्कोर इंग्लिश में कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स और 11th और 12th का आपको सामने अच्छा खासा वो दिया हुआ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज एंड द प्रेशर बैरोमीटर्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम, और ये क्या है, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन, ठीक है। ये जो प्रॉपर सेक्शन है इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें जैसे वेव ऑप्टिक्स है आपकी, इससे अच्छे खासे सवाल बनते हैं, तो इसका आपको सिलेबस अच्छे से जानना चाहिए। 11th और 12th का मिक्सचर तो है लेकिन उसमें भी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितना पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत ही डिटेल है। नेचुरल एंड artificial magnetic properties of magnet, earth as a magnet, static and current electricity, conductor, non conductor, Ohm's law, simple current, ये सारी चीजें आपके फिजिक्स के सिलेबस के अंदर कंक्लूड होंगी। इसी के साथ साथ केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपका प्रॉपर क्लास 10th लेवल तक का ही सिलेबस होता है, बहुत हाई फाई सिलेबस नहीं होता है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप कभी भी पढ़ें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप
उन चीज़ों को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी लें जो कि हमारे आम जीवन में यूज़ हो रही हैं। लाफिंग गैस में कौन सी गैस है, बल्ब में कौन सी गैस होती है, बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, वाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो बेसिकली वो वाली चीज़ों पे आपको ज़्यादा वो ध्यान देना होता है जो हम आम जीवन में यूज़ कर रहे होते हैं, उससे कनेक्ट करके आपको रखना है अपने आप को। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड सिंबल्स, फॉर्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस आते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर वाटर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स हो जाएंगे। और ये आप यहाँ पे अपना पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का देख सकते हैं। जनरल साइंस यानी बायोलॉजी की बात करें, मैंने जैसा बोला कि आपको आप जो ज़्यादातर यूज़ में चीज़ें आती है उसको बहुत ज़्यादा देखना है। वायरस से होने वाली डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा हैबिचुअल रहना है, ठीक है। विटामिन जो है उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीजेस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे जितने भी सिस्टम है वो सारे इसी में आ जाएंगे। कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, जैसे कि मैंने बोला डिजीजेस जितनी भी होती हैं। फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग अ बैलेंस डाइट, फूडिंग लॉजिंग का जितना भी आ जाएगा ना यहाँ पे, फूडिंग का सॉरी जितना भी चीज़ आ जाएगा, मैंने बोला ना विटामिन वगैरह की डिफिशियंसी से जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उससे यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन बनेंगे। हिस्ट्री की बात करते हैं, देखो यार हिस्ट्री तो आपस में बहुत ही बड़ा सिलेबस है, बट आपको जो फोकस करना चाहिए मेन पढ़ने के लिए वो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट्स जो यूपीएससी ने मेंशन किया है, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट्स डायरेक्टली दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर हिस्ट्री का कल्चरल एंड सिविलाइजेशन फ्रीडम मूवमेंट्स जो है वो आपके इंडिया के वो पता होने चाहिए। भले इसने एक लाइन में लिख दिया फ्रीडम मूवमेंट्स, लेकिन ये अच्छा खासा डिटेल्ड टॉपिक हो जाता है। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, पंचायती राज ऑन कॉर्पोरेशन, ये पूरा यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ज्योग्राफी में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी से अच्छे खासे सवाल बनते हैं, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो थोड़ा सा मैपिंग से रिलेट करके ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करिए, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। तो ज्योग्राफी का भी यहाँ पे आप पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फिर इसी की तरह आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर तो आपको डेली बेसिस पे कवर करना ही पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको आज यूपीएससी का सिलेबस क्लियर कट मिला है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी वो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। मैथ्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। आपको अगर चैप्टर वाइज फॉर्मूला चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। आई होप यूपीएससी का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस हो चुका है। अब यूपीएससी का सिलेबस के साथ साथ आपको बैच में भी पार्टिसिपेशन करना है, क्योंकि लगे हुए कुछ मंथ्स में आपको अपनी टारगेट को फोकस करना है कि इस बार वर्दी लेकर के ही रहना है। जिन बच्चों ने एक बार ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए आगाज़ बैच 1 है, जिसका 13 अप्रैल में एग्जाम है। लेकिन जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका, मतलब जो नए हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए आ चुका है 14 सितंबर का एग्जाम, जो होने वाला है 2025 का सेकेंड इनटेक वाला, राइट। उसके लिए आगाज़ बैच 2.0 आ चुका है। एनरोल करिए आज ही, ताकि आप भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। जय हिंद।